Good morning to all of the students who's joining the platform of Krishi Drishti. My name is Madan Mohan Bajpayee. This platform provided sufficient material methods for your study purpose of UPGATA exam and other agriculture competitive exams. Now I am share overview of entomology for the demo class. Entomology is the study of insect and their relationship to humans, the environments, and other organisms. Entomology make great contribution to such diverse fields of agriculture, chemistry, biology, human, animal health, molecular science, criminology, and other forensic insects. Agriculture entomology is the study of insect and their relationship with crops and agriculture products. आप यहाँ देख सकते हैं कि इंटोमोलॉजी एंड एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी दोनों में डिफरेंस है। ऐसे ही क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं कि क्या पर्पज है, कि क्वेश्चन अलग अलग कंफ्यूज करने वाले आते हैं कि इंटोमोलॉजी क्या है, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी क्या है। यहाँ पे क्लियर आपको बताया गया है डिफिनीशन में। उसके बाद अरिस्टोटल थे, जिनको कहते थे अरस्तु, इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी भी है और फादर ऑफ एंटोमोलॉजी भी है। सबसे पहले इन्होंने एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट के बारे में अध्ययन किया था 4th सेंचुरी में, और पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था इंसेक्ट एनाटॉमी के बारे में। The term entomology derived from two Greek words. Entomon means insect and logos means to study. The term insect is derived from Latin words insectum. Insectum means cut into. आप सभी लोग जानते होंगे इंसेक्ट की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। उसी के आधार पे इसके लैटिन वर्ड्स का मतलब इंसेक्टम, इंसेक्टम मीन कट इनटू। क्या मतलब इंसेक्टम मींस कट इनटू। नाउ रिवेरेंड विलियम किर्बी, फादर ऑफ मॉडर्न एंटोमोलॉजी। जो किर्बी थे, विलियम किर्बी, ये मॉडर्न एंटोमोलॉजी के पिता कहे जाते हैं। हेम सिंह प्रूति इज एन इंडियन एंटोमोलॉजिस्ट हु सर्व्ड एज द इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट, बीइंग द फर्स्ट नेटिव इंडियन इन द पोजीशन। हेम सिंह प्रूति जो फर्स्ट थे इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट थे। उसके बाद आता है कुहनी कनान, वाज द पायनियर फादर ऑफ एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजिस्ट। ही वाज द फर्स्ट इंडियन एंटोमोलॉजिस्ट इन द स्टेट ऑफ मैसूर। मैसूर में जो सबसे पहले एंटोमोलॉजिस्ट थे वो कुहनी कनान थे, और इनको फादर ऑफ एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी कहा जाता है। नाउ मैक्सवेल लेफ्राय बिकम द फर्स्ट पर्सन हु अपॉइंटेड इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1903 टू स्टेड इन द पोस्ट अंटिल 1912। ये सबसे पहले इंडिया के व्यक्ति थे जिन्होंने ज्वाइन किया था एंटोमोलॉजी को, और ये 1903 में ज्वाइन किया था, 1912 तक इनका कार्यकाल रहा था। मैक्सवेल लेफ्राय ने 2 बुक्स भी अपनी पब्लिश की थी, इंडियन इंसेक्ट पेस्ट 1906 में एंड इंडियन इंसेक्ट लाइफ 1909 में। फिर बर्नार्ड ग्रीनबर्ग, फादर ऑफ फोरेंसिक एंटोमोलॉजी। फोरेंसिक एंटोमोलॉजी में आप सब लोग देख रहे होंगे इसमें जो केसेस होते हैं कि किसी भी पुरानी चीज को अगर चेक करना है तो उसको कैसे चेक करेंगे, फोरेंसिक एंटोमोलॉजी के थ्रू। तो फोरेंसिक एंटोमोलॉजी के जो पिता कहे जाते हैं वो बर्नार्ड ग्रीनबर्ग कहे जाते हैं। और ये सब जो काम किए थे माइट पे किए थे। माइट की स्टडी को एक्रोलॉजी कहते हैं। इन्होंने कनास यूनिवर्सिटी में बर्नार्ड ग्रीनबर्ग ने एक्रोलॉजी पे काम किया था। नाउ कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस का सबसे पहले नाम था कार्ल वान लीने। इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी सिस्टेमा नेचुरे। सिस्टेमा नेचुरे के 10th एडिशन जो 1758 में आया था, उसमें इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कशन दिया था, जिसमें इंसेक्ट की स्पीसीज को क्लासिफाई किया था और उसके बारे में बताया था। फिर कार्ल वान लीने ने अपना बाद में नाम कैरोलस लिनियस रख लिया था सिस्टेमा नेचुरे बुक लिखने के बाद। कैरोलस लिनियस फादर ऑफ इंसेक्ट टैक्सोनॉमी भी कहे जाते हैं। नाउ अगस्टिनो बासी द लोडी, ये एंटोमोलॉजिस्ट भी थे, बॉटनिस्ट भी थे, बैक्टीरियोलॉजिस्ट भी थे। इनको फादर ऑफ इंसेक्ट पैथोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने वाइवेरिया वैसियाना एक फंगल होता है जिसको डिस्कवर किया था 1835 ईस्वी में। टर्म आईपीएम, आईपीएम ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि टर्म आईपीएम किसने दिया था और कॉन्सेप्ट ऑफ आईपीएम किसने दिया था।
आईपीएम टर्म आरएफ स्मिथ, आर1 डेन बोस्ट 1969 ईस्वी में 1969 में दिया था, और जो कॉन्सेप्ट आईपीएम का प्रपोज किया था वो गेयर एंड क्लार्क ने किया था 1961 में। द फर्स्ट and still most widely used biocontrol include spore of bacteria Bacillus thuringiensis in 1901। 1901 में बीटी का उद्गम हुआ था। बीटी को सीटन सिवाटा एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बीटी को डेवलप किया था। और बीटी को कहां डेवलप किया था ये हमने इसमें लिख रखा है कि अर्नेस्ट बर्लिन थुरिंजिन, एक थुरिन जर्मनी में एक थुरिंजिन प्लेस है, वहां पे ये साइंटिस्ट थे। वहां से इन्होंने इसका डेवलपमेंट किया और फिर इसको फर्दर इंसेक्ट कंट्रोल के लिए यूज किया गया। ये इन्होंने फ्लोरमोथ से निकाला था। अब इसको मोस्टली लेपिडोप्टेरन पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। नाउ पेस्ट, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा इंसेक्ट पेस्ट, पेस्ट क्या डिफरेंस है, इंसेक्ट पेस्ट क्या होता है, पेस्ट क्या होता है, इंसेक्ट क्या होता है, यहाँ पे हमने समझाया है। फर्दर आगे की क्लास में, तो डेमो क्लास है आप सब लोगों की इस प्लेटफॉर्म में, कृषि दृष्टि प्लेटफॉर्म में। आगे फर्दर हम इसको डिफाइन करेंगे कि कैटेगरीज ऑफ पेस्ट क्या होती हैं, पेस्ट क्या है, इंसेक्ट पेस्ट क्या है, बेनिफिशियल इंसेक्ट क्या है, हार्मफुल इंसेक्ट क्या है, क्या इनकी कैटेगरीज हैं, ये सब पूरा डिफाइन किया जाएगा। Test any living organism who cause significant and economic damage to the man and his property। सब लोग आप समझ रहे होंगे। क्योंकि इंग्लिश में मैं इसलिए पीपीटी बनाया हूं, प्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि एमएससी का जो आपका एग्जामिनेशन होगा यूपी के टेट का इंग्लिश में ही होगा। और प्रेजेंट इसलिए हिंदी में कर रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बीएससी हिंदी से पढ़े होंगे और अच्छा समझ में उनको आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है तो लास्ट में आप बता देना। Pest, any living organism which cause significance and economic damage to the man and his property। किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको हम पेस्ट कहते हैं। इंसेक्ट पेस्ट, अब अगर पार्टिकुलर किसी की मैंस या उसकी प्रॉपर्टी को कोई इंसेक्ट नुकसान पहुंचा रहा है तो इंसेक्ट पेस्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। इंसेक्ट दैट कॉज इकोनॉमिक लॉस टू द प्लांट प्रोडक्ट एंड अटैक लाइव स्टॉक और मैन और हिज प्रॉपर्टीज। इसके बाद आता है इंसेक्ट। इंसेक्ट की डेफिनिशन सब लोग आप जानते हैं कि इंसेक्ट आर ट्रिकियल आर्थ्रोपोड्स। इसमें हमने लिख नहीं रखा है, मैं आपको बता रहा हूं। इंसेक्ट आर ट्रिकियल आर्थ्रोपोड्स व्हिच बॉडी इज डिवाइडेड इन 3 सेगमेंट्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड bears 1 pair of compound eye, 1 pair of antennae, and thorax bear 1 pair of wings, 1 pair and 3 pairs of segmented 5 segmented legs, and abdomen divided in 9 to 11 parts. Last part of abdomen where the genital parts. This is complete entomology. Insect definition of insects. Now the इसके बाद जीपी। जीपी क्या होता है? जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक पेस्ट की कैटेगरीज है कि क्या होता है जीपीएम। द एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंसेक्ट पेस्ट सिंस अ लॉन्ग पीरियड विदाउट एनी इंटरसेप्शन। बिना किसी चेंज के एक लंबे समय तक एक ही स्तर पे कम थोड़ा अप डाउन करके जो पॉपुलेशन मेंटेन रहती है उसे कहते हैं जीईपी, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। और इसकी दूसरी डिफिनेशन में हमने लिख रखी है द एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंसेक्ट पेस्ट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अराउंड विच द पेस्ट पॉपुलेशन tends to fluctuate due to the biotic and abiotic factor in the absence of permanent change. It is unaffected by temporary intervention of pest control। कुछ भी कारण हो सकते हैं। बायोटिक, बायोटिक में आते हैं आपके प्रीडेटर, पैरासाइट्स, ये इनकी वजह से भी पेस्ट कंट्रोल होता है। एबायोटिक में आता है आपका टेम्परेचर, एयर इंडेक्स और अदर कंडीशन भी। अब टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या होता है कि अगर आपका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन दोगुनी हो जाएगी, लेकिन एक लिमिट तक। जैसे 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर फैटल कंडीशन आ जाती है, वहां पे आपका इंसेक्ट की पॉपुलेशन दोगुनी तो होगी ही नहीं और मरना स्टार्ट हो जाएगी। ये सब आपको फर्दर इकोलॉजी की क्लास में पढ़ाएंगे। अब आता है डीबी। डीबी का मतलब होता है डैमेज बाउंड्री, द लोएस्ट लेवल ऑफ डैमेज which can be measured. It is also called damage threshold। इसको क्या कहा था? एक साइंटिस्ट थे पेडिगो एट एल, 1986 में इन्होंने इसको दिया था डीबी के टर्म को, और उसकी डिफिनेशन भी बताई थी। जो लोएस्ट लेवल होता है किसी भी पेस्ट के अटैक का उसको डीबी कहते हैं। आता है ईटीएल।
ETL का मतलब इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, द पॉपुलेशन डेंसिटी at which control measures should be initiated against an increasing pest population to prevent economic damage. ETL is always a pest density lower than the EIL. ETL एक ऐसा लेवल होता है जहां पर हम अपने कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करते हैं और पेस्ट की पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकते हैं। ये EIL से हमेशा नीचे का होता है, जहां के आप इस देख भी रहे हैं इस फिगर में, ये आपका EIL है रेड, ये ETL है और ये एवरेज डेंसिटी। एवरेज डेंसिटी आपकी मान लो ये पेस्ट डेंसिटी है तो ये 25 तक आपकी एवरेज डेंसिटी है। इसके बाद 40 के ऊपर आपका ETL है। ETL ये एक ऐसा लेवल होता है जहां पे हम कंट्रोल मेजर्स को अप्लाई करते हैं। इसके ऊपर अगर पॉपुलेशन आपकी चली गई EIL पे, तो EIL लेवल पे आपकी पॉपुलेशन अगर पहुंच गई तो आपको नुकसान हो जाएगा। अवॉइड एक्सीड इकोनॉमिक इंजरी लेवल, यहाँ पे क्या कहते हैं कि यहाँ पे अवॉइड कर देते हैं इकोनॉमिक इंजरी लेवल, क्योंकि ऑलरेडी इतना नुकसान हो चुका होगा कि अगर आप चाह करके भी उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा। इसके बाद आता है EIL, द लोएस्ट पेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी दैट विल कॉज इकोनॉमिक डैमेज। एक लोएस्ट पॉपुलेशन होती है जो आपको इकोनॉमिक लॉस पहुंचाएगा। डीप, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें देखिएगा डीबी में क्या है, तो लोएस्ट लेवल ऑफ डैमेज। यहाँ पे इकोनॉमिक डैमेज की बात नहीं की गई है, यहाँ सिर्फ डैमेज की बात की गई है कि आपको डैमेज और इकोनॉमिक डैमेज में अंतर आपको क्लियर पता होना चाहिए कि डैमेज क्या होता है, इकोनॉमिक डैमेज क्या होता है। डैमेज तो मान लो ये होता है कि हमारा 10% नुकसान हो गया तो हमारा इकोनॉमिक डैमेज में नहीं आ गया, लेकिन अगर वही 40 to 50% अगर नुकसान हो रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का तो हमारा इकोनॉमिक डैमेज में आ गया है। ये चीज मैं बता रहा हूँ। तो EIL और डैमेज बाउंड्री की डिफिनीशन सेम है, लेकिन उसमें अंतर है कि यहाँ पे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी दैट विल कॉज इकोनॉमिक डैमेज, तो इकोनॉमिक डैमेज EIL के अंतर्गत आता है। इट इज आल्सो कॉल्ड द डैमेज थ्रेशोल्ड लेवल, ये डैमेज हो चुका है ऑलरेडी, इसको क्या कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड द पेस्ट डेंसिटी लोअर देन द EIL, इट इज आल्सो कॉल्ड द एक्शन थ्रेशोल्ड, क्योंकि हम यहाँ पे एक्शन लेते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब ETL and EIL given by Stern et al 1959, ये टर्म दिया था वो 1959 में स्टर्न एट अल ने दिया था। इस फिगर में आप लोग देख रहे हैं ये नंबर ऑफ पेस्ट्स हैं, इधर ये EIL है, ETL है, जो कि मैं तुमको पहले ही बता चुका हूं कि EIL हमेशा एबव होगा ETL से। ये आपका जो ग्राफ दिया गया है कि अगर यहाँ पे ETL के नियर अबाउट थोड़ा अप या डाउन अगर हम कोई भी पेस्टी कंट्रोल मेजर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो पॉपुलेशन को EIL जाने तक रोकेगी, पॉपुलेशन को EIL तक नहीं जाने देगी। अगर हम नहीं अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से देखो फॉल डाउन हुआ है, ये हमने यहाँ पे कंट्रोल अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे फॉल डाउन हो गया, एकदम से नीचे आ गया, फिर धीरे धीरे पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी। यहाँ पे क्या, अगर हम नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो ये पॉपुलेशन सीधे सीधे बढ़ती जाएगी, फिर कंट्रोल होगी बाय नेचुरल कंट्रोल मेजर्स। अच्छा, नेचुरल कंट्रोल मेजर्स में कौन से आते हैं, पैरासिटोइड, प्रीडेटर्स, बर्ड्स एंड एनवायरमेंट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो नेचुरल कंट्रोल में आते हैं। तो हम इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं करते हैं नेचुरल कंट्रोल मेजर्स में, तो इसको यहाँ पे दिखाया गया है। क्योंकि बिलो EIL, अगर EIL के नीचे देखा जाए तो कॉस्ट हमको अधिक लगानी पड़ेगी, बेनिफिट कम होगा, क्योंकि हम ज्यादा पॉपुलेशन को मैनेज कर रहे हैं। इसके ऊपर क्या होगा, EIL के ऊपर बेनिफिट अधिक होगा अगर सिर्फ कंट्रोल मेजर्स के अधिक दिखाया जाए, ये नहीं देखा जाए कि ज्यादा नुकसान हो गया है। सिर्फ कंट्रोल मेजर्स, मान लो हमने 100 रुपए की दवाई लगाई तो 100 रुपए की दवाई लगाने से इधर पॉपुलेशन कम मैनेज होगी, क्यों, क्योंकि इधर पॉपुलेशन की ज्यादा है इंसेक्ट की, तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट ज्यादा लग गया, बेनिफिट कम हुआ इंसेक्ट मैनेजमेंट करने में। यहाँ पे बेनिफिट अधिक होगा, कॉस्ट कम होगी, क्योंकि इधर पॉपुलेशन ऑलरेडी मैनेज हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे नुकसान भी ज्यादा हो चुका है। इसलिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ETL लेवल पर ही कंट्रोल मेजर्स को अप्लाई करते हैं, जिससे हमारा इकोनॉमिक डैमेज ना हो। अभी हम अपना आज का क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, इसके बाद फर्दर क्लासेस चलेंगी, जो कि आज ये डेमो क्लास। IPM क्या होता है, IPM होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, कि सभी जो चीजें हमारे पास अवेलेबल वो किस प्रकार से मिक्स करके हम पेस्ट की पॉपुलेशन को मैनेज करेंगे। 1967 में FAO के द्वारा डिफिनीशन दी गई थी
कि it was defined as a pest management system that is associated with environment and population dynamics of pest species, utilize all suitable techniques and methods in compatible manner to suppress pest population below the EIL. EIL लेवल के नीचे हम अपनी पेस्ट पॉपुलेशन को मैनेज करते हैं। जो हमारे पास नियर अबाउट सुटेबल टेक्निक्स अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ा कोई हायर पेस्टिसाइड को परचेज किए फिर इसको आईपीएम में यूटिलाइज किए, नहीं, जो हमारे पास अवेलेबल चीजें हैं जो कम महंगी हैं उनको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। यही आईपीएम का मेन मोटो होता है। और हम तुमको बता दें कि बहुत से लोग कहते हैं कि कंट्रोल द पेस्ट पॉपुलेशन, कभी भी आईपीएम में कंट्रोल की बात नहीं की जाती है, हमेशा मैनेजमेंट की बात की जा सकती है, क्योंकि आप भगवान नहीं है कि हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं और ना किया जा सकता है। किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मैनेजमेंट किया जा सकता है, उसको सप्रेस किया जा सकता है। यही मेन कॉन्सेप्ट जो है आईपीएम का है। और इसके बाद हम आप सब लोगों को फर्दर क्लास में पढ़ाएंगे। आप सब लोग जो प्लेटफॉर्म दिया गया है आपको ऑनलाइन मोड में कृषि दृष्टि, इसमें आइए, ज्वाइन होइए और इसका आनंद उठाइए। और अगर आप सब लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं।